नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ये एनसीईआरटी का भाई 9वां चैप्टर है। ठीक है, क्लास 6 का 9वां चैप्टर है। खुशहाल गांव और समृद्धि हम लोग दृष्टि पब्लिक की जो सीरीज है, जिसमें से हम आपको इतिहास, भूगोल और सामान्य विज्ञान की 3 क्लास भी दे रहे हैं। ठीक, ये आज का 9वां चैप्टर है, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसका पहला प्रश्न देखो। लगभग 2,500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। निम्नलिखित में से कौन से इन उपायों में से सम्मिलित है? हल्के फाल के लिए लोहे का प्रयोग हो गया, धान की रोपाई और सिंचाई के उपाय। इनमें से आपको बताना है कौन सा कदम उठाए गए। कूट में ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ये तीनों ही बातें क्या है? सही भाई, तीनों ही कदम उठाए गए हैं। हल्के फाल के लिए लोहे का प्रयोग किया जाने लगा था, और धान की रोपाई है ना, तो धान की रोपाई से क्या पैदावार ज्यादा होने लगी थी भाई, और सिंचाई का प्रयोग भी किया जाने लगा था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर भाई करिएगा। व्याख्या देखो इसकी। लगभग 2,500 वर्ष पूर्व कृषि उत्पादन बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, क्योंकि समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। कृषि के विकास में लोहे का फाल का प्रयोग और धान की रोपाई कुछ नए तरीके थे जो बहुत कारगर साबित हुए। उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। अगला है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखो। सूची 1 को आपको सूची से के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची इधर है ग्रामवासी है और इधर है उसका उनका नाम। बड़े भूस्वामी, हलवाले, भूमिहीन मजदूर या दास, प्रधान व्यक्ति, ग्राम भोजक, कैडिसियार या अधिमई, उड़वार या विल्लाल। तो इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं भाई? देखो, बड़े भूस्वामी को विल्लाल कहते थे। क्या कहते थे? बड़े भूस्वामी विल्लाल कहलाते थे, यानी कि एक हो जाएगा भैया 4 क्या हो जाएगा? ठीक ठीक है। हलवाले जो थे, हलवाले को उड़वार कहते थे, और जो भूमिहीन दास या मजदूर थे उनको कड़ैसियार कहा जाता है, और जो प्रधान व्यक्ति थे उसे ग्राम भोजक कहा जाता है। तो ए का हो जाएगा भैया 4, ए का 4 हो गया, और बी का हो गया 3, बी का 3 हो गया, और सी का हो गया 2, सी का 2 हो गया, और डी का हो गया 1। देखो 4 3 2 1, 4 3 2 1 जिसमें होगा वही हो जाएगा सही आंसर। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर ये प्रश्न नंबर 2 का। ओके, चलिए इसकी हम लोग देखते हैं व्याख्या। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में 2300 वर्ष पूर्व कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, जिसमें तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लाल, साधारण हल वालों को उड़वाड़ और भूमिहीन मजदूर के दास को कडिसियार और अधिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति भोजक कहलाता था। क्या कहलाता था? जो गांव का प्रधान व्यक्ति था उसे भोजक कहलाता है, जो इस समय ग्राम प्रधान कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 3। लगभग 2,500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांव का प्रधान ग्राम भोजक कहलाता था। बिल्कुल बात सत्य है। गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसान को भूपति कहा जाता है। नहीं, ये बात भैया गलत है। भूपति नहीं कहे, गृहपति, उसे गृहपति कहते थे। क्यों? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही। आपको सही कथन बताना था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2 गलत है। क्यों गलत है? इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ठीक, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यह पद अनुवांशिक था। ठीक है, यानी कि राजा का बेटा राजा ही होगा, यानी कि यह पद आपका अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। यह न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम करता था। जो ग्राम भोजक था यह न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम करता था। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे, ना कि भूपति। क्या कहते थे? उनको गृहपति कहते थे, ना कि भूपति। ठीक है, इनमें से ज्यादा छोटे किसान होते थे। जो भैया किसान छोटे किसान थे वही गृहपति बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर है। चलिए इसका अगला पॉइंट अभी और दिया गया है। इसके अतिरिक्त गांवों को भूमिहीन व्यक्तियों में दास और कर्मकार होते थे। ये दूसरों की जमीन पर
काम करके अपना जीविका चलाते थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्रश्न नंबर 4, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संस्कृत से है, या तमिल से है, या तेलुगु से है, या कन्नड़ से है? तो संगम साहित्य इनमें से किससे संबंधित है, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो संगम साहित्य जो है वो तमिल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता था क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 5। भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों तथा हाथी का आयात होता था। नहीं, हाथी दांत का आयात होता था, ये बात गलत है। ये हाथी दांत का आयात नहीं, यहाँ से हम लोग निर्यात करते थे। ये हो जाएगा गलत आंसर भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाथी दांत यहाँ पर अगर नहीं होता तो सही होता। हिमालय की जड़ी बूटियां, कार्निलियल, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। बिल्कुल बात सत्य भाई, आपको सही कथन बताना है। इसका मतलब आप केवल बी हो जाएगा सही आंसर 5 का। क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा इसका सही आंसर। एक अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा बेरी गाजा का पत्तन का विवरण दिया है। बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम क्या है? जो बेरी गाजा है ये भरूच का यूनानी नाम है। यहाँ आयातित वस्तुओं में हाथी दांत शामिल नहीं है। हाथी दांत भारत से निर्यात किया जाता था। अन्य सभी जानकारियां सही देखो। जो हाथी दांत था वो भारत से, यानी वो आयात नहीं करते थे, हम लोग निर्यात करते थे भाई। ठीक है, चलिए। यहाँ से आने वाले लोग राजा के लिए चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े जैसे अनेक विशेष उपहार लाते थे। अगला है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखो, विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टिन के बने होते थे। नहीं, जो आहत सिक्के थे वो सोने चांदी के बने होते थे। सोने और चांदी के भैया बने होते थे, ना कि टिन के। विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। बिल्कुल बात सत्य है भाई, एक गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आहत सिक्के ये आपके सोने चांदी के बने होते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बी हो जाएगा सही, क्योंकि आपको सही आंसर ही बताना था। सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे जो लगभग 500 वर्ष चलन में रहे हैं। चांदी या सोने पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने का आहत सिक्के कहा जाता था। कथन क्या गलत है। संगम साहित्य में वर्णित एक कविता से पता चलता है कि उस समय वस्तु विनिमय भी प्रचलन में था। जैसे आज भी गांव में होता है ना, गांव में होता है, और जो बच्चे रहते हैं ना ऐसे बाहर, तो उनका मान लो आटा दाल खत्म हो गया, बस ये ले लो, हमारा जब आएगा हम तुमको दे देंगे। ऐसा होता है वस्तु विनिमय। या तो कोई चावल को दाल से बदल लिया, तो यही हुए वस्तु विनिमय। प्रश्न नंबर 7, कथन ए, मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कारण है, मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से क्या आंसर सही हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, मथुरा जो है 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा। बिल्कुल बात सत्य है। क्यों महत्वपूर्ण नगर है? क्योंकि मथुरा जो है यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित है। ये दोनों ही बातें सत्य है, और जो आर्य है वो एक सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है एक ही सही स्पष्टीकरण करता है। व्याख्या देखो इसकी, मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य मार्गों पर स्थित था। इनमें से एक मार्ग उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वाले के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र भी था। क्या मूर्तियां बनाने का केंद्र भी था मथुरा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8।
निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है? इनमें से कौन कुषाणों की राजधानी रही? पाटलिपुत्र या मथुरा है या अमरावती या कंधार? तो कुषाणों की राजधानी मथुरा रही है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था मथुरा। अगला है प्रश्न नंबर 9। प्राचीन नगरी शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरा स्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ये बर्तन उपमहाद्वीप के केवल पूर्वोत्तर भागों से ही प्राप्त होता है। अरे भैया, पूर्वोत्तर भाग से अगर प्राप्त होते हैं तो हम उत्तरी काले चमकीले पात्र क्यों कहते थे? नहीं, यह उत्तरी भाग से प्राप्त होते थे। यह गलत हो जाएगा आपका। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे। बिल्कुल बात सही है। उत्तर में आपका वाराणसी हो जाएगा और दक्षिण में मदुरा जो था वो कपड़ा उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र था। आपको सही कथन बताना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर केवल बी हो जाएगा 9 का सही आंसर। ठीक है। नगरी पुरा स्थलों से बहुत पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ये प्रायः काले रंग के होते हैं और इनमें एक खास चमक होती थी। ठीक है। चलिए, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे जहां स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर भी कर दीजिए। प्रश्न नंबर 10 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में आपको विचार करना है। श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ था। नहीं, गलत बात भाई। ये स्वतंत्र थी, अलग अलग श्रेणियां थी भाई। ठीक है, ये अलग अलग भैया इनका काम था। संयुक्त रूप से शिल्पकारों व्यापारियों का एक संघ नहीं था। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी भाई। ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करते थे जहां लोग पैसे जमा करते थे। बिल्कुल बात सत्य है। आपको बताना क्या है, उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है, 1 हो जाएगा गलत, क्योंकि वो स्वतंत्र थी, अलग अलग श्रेणियां थी भाई सबकी। ठीक है। प्राचीन नगरों में शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते हैं। ये संयुक्त नहीं बल्कि अलग अलग श्रेणियां थी। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार संचालन करती थी। श्रेणियां जो बैंकों के रूप में भी काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। अगला है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में, या पुडुचेरी है, या कर्नाटक? तो अरिकामेडु जो है वो आपका पुडुचेरी हो जाएगा सही आंसर। पुडुचेरी में स्थित ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। अरिकामेडु पुडुचेरी में अवस्थित है। लगभग 2200 से लेकर 1900 साल पहले अरिकामेडु का एक पत्तन था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम है। अरिकामेडु से ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्था भी लगा हुआ था जो एम्फोरा था। यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से
मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं भाई। अगला है प्रश्न नंबर 12। नंबर 12 देखिए, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? ब्राह्मी लिपि, यूनानी है, संस्कृत है और मलयालम। प्रारंभ में जो भी तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते थे, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर 12 का। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर है 13। दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था भाई? बताएं, आपसे रोमन नाम पूछा जा रहा है। पोडुका है या बेरगाजा? पोडुका, बेरगाजा, मसूलीपट्टनम या मुजरिम? आप लोग क्या इसका आंसर दे रहे? फटाफट इसका भाई आंसर दे दीजिए भाई आप लोग, और मैं पानी पी लेता हूँ। बताएं भाई, बताएं भाई क्या पूछा जा रहा है? दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का नाम रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है भैया, चलिए इसका आंसर हो जाएगा पोडुका, है ना। देखो पोडुका दिया है। अरिकामेडु का रोमन नाम पोडुका था। अरिकामेडु, बेरिगाजा, मसूलीपट्टनम और मुजरिम सभी प्राचीन काल के महत्वपूर्ण पत्तन थे। व्यापार के संदर्भ में दक्षिण भारत के पत्तन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात देश से महत्वपूर्ण थे। मैं आपको बता दूं, ये क्लास आपकी डेली भाई मैं एक क्लास आपको देता हूँ। ये दृष्टि पब्लिकेशन जो सीरीज है वो मैं आपको सीरीज करवा रहा हूँ, जिसमें से आपको भूगोल, इतिहास और सामान्य विज्ञान क्लास चल रही है। आपको लाइक और शेयर जरूर भाई सभी लोग करिएगा। अगला है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? आपको सही क्रम बताना है, इनमें से कौन सा सही क्रम हो जाएगा। हिंद यवन आए पहले, या कुषाण फिर शक, या हिंद पार्थियन है। कुषाण, हिंद पार्थियन, शक और हिंद यवन, या हिंद यमन, शक, हिंद पार्थियन या कुषाण। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, पहले हिंद यवन आए, इसके बाद शक आए, इसके बाद हिंद पार्थियन या इसको पहलव कहते हैं, फिर सबसे लास्ट में कुषाण आए। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा भाई 14 का सही आंसर। ठीक है, हिंद यमन, शक, फिर हिंद पार्थियन या पहलव, फिर इसके बाद लास्ट में कुषाण आए। मौर्यों के बाद अनेक विदेशी शासक हुए हैं, जिनमें से हिंद यमन पहले और शक दूसरे थे। हिंद यमन पहले और शक दूसरे थे। शकों के बाद हिंद पार्थियन या पहलव और उसके बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ था भाई भारत में। यहाँ से 9वां चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न चैप्टर नंबर 10 में। व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। व्यापारी राजा और तीर्थयात्री के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे भाई। सॉरी, इसका पहला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 1। संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ये बात तो एकदम सत्य है भाई। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से भी बुलाते थे, ये भी बात सत्य है। व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। तो ये जो केवल शब्द आ गया, ये नेगेटिव शब्द में प्रयोग होता है। केवल, सिर्फ केवल समुद्री का नहीं। ऑप्शन नंबर इसका सी गलत हो जाएगा, आपको गलत आंसर ही बताना था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इस आंसर का सही आंसर। ठीक है, अगला क्या है? दक्षिण भारत में रोम व्यापार के प्रमाण अनेक रोमन सिक्के मिले। बिल्कुल बात ये सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका उत्तर सी हो जाएगा सही आंसर। कथन ए बी सी डी सही है, परंतु सी गलत है, क्योंकि व्यापारी इन सामानों को रोम ले जाने के लिए समुद्री जहाजों और सड़कों दोनों मार्गों का प्रयोग करते थे। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। ये व्यापारी मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचने के लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सहारा लेना पसंद करते थे। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में से भी प्राप्त होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2।
प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 में क्या आपसे पूछा रहा है कि संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। मूवेंदार बताया मुझे, ग्राम प्रधान था या गृहपति है या तीन मुखिया या सरदार। प्रश्न नंबर दो का ऑप्शन नंबर जाएगा सी, तीन मुखिया थे जो मूवेंदार थे, चोल, चेर और पांड्य, ये तीन मुखिया थे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखो। मूवेंदार का अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया गया था। ये थे चोल, चेर और पांड्य, जो करीब 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। अगला है प्रश्न नंबर 3, चोल, चेर तथा पांड्य शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुहार और मदुरै इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में सम्मिलित थे। पुहार और मदुरै ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। प्रयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। दोनों ही बातें क्या है भाई, सत्य है। ये पुहार और जो मदुरै इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में सम्मिलित थे और ये लोग क्या करते थे, नियमित करके बजाय उपहारों की मांग करते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। उपर्युक्त दोनों कथन क्या है, सत्य है। चोल, चेर और पांड्य के अपने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इन 6 केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक था चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पत्तनम, दूसरी थी पांड्यों की राजधानी मदुरै। ठीक है, चलिए अगला है, ये तीनों मुखिया यानी कि चोल, चेर और पांड्य लोगों से नियमित करके बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी सैनिक अभियानों के दौरान आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। इनमें कुछ धन अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अगला है प्रश्न नंबर 4, दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे। दक्षिणापथ के स्वामी कौन कहे जाते थे भाई। सातवाहन है, कुषाण है, चोल और चेर। ठीक है, दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहन की स्थापना सिमुक ने किया था भाई। किसने, सिमुक ने किया था। तीन मुखियों चोल, चेर और पांड्य के के लगभग 200 वर्ष बाद यानी 2100 वर्ष पूर्व पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलसरी के एक अभिलेख से भी पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। ठीक है, इस गौतमीपुत्र सातकर्णी नाम से भाई सातवाहन से संबंधित एक फिल्म बनी है, आप उस फिल्म को देख सकते हो, उससे भी काफी जानकारी मिलेगी भाई सातवाहन वंश के बारे में। अगला है प्रश्न नंबर 5, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ। भारत में, यूनान में, यूरोप में या चीन में। ठीक है, तो जाएगा चीन आंसर सही आंसर। ये बहुत वर्षों तक छुपाया था भैया, चीन चोर था और छुपाया था, किसी को यह जानकारी नहीं देना चाह रहा था। व्याख्या, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुआ। इस तकनीक को हजारों साल तक उन्होंने दुनिया से छिपाए रखा, चुट्टा कहीं का। चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम यानी कि सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। और इनके कपड़े क्या थे, थोड़ा रेशम के कपड़े महंगे भी थे, जो आज भी महंगे आपको मिलते हैं अगर आप पहनते होंगे। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया था। इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ता था तथा रास्ते के आसपास रहने वाले लोगों व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे।
अगला है प्रश्न नंबर 6, कथन ए और कारण देखो। कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। बिल्कुल बात सत्य है। रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क और तोहफे प्राप्त होते थे। भाई अगर आप नियंत्रण चाहोगे, इसका मतलब कुछ आपको फायदा होगा है। फायदे के लिए तो आप नियंत्रण चाहोगे, इसका मतलब 6 का क्या हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा सही आंसर। दोनों ही बातें सत्य हैं और जो आपका कारण है वो कथन का सही व्याख्या या स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगला है प्रश्न नंबर देखो, व्याख्या देखो। व्यापारियों से प्राप्त इन चीजों के बदले में शासक इन व्यापारियों को अपने रास्ते गुजरते वक्त लिटोरे के आक्रमणकारी से सुरक्षा देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है कुषाणों के संबंध में। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। बिल्कुल बातचीत सत्य है। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। ये भी बात कुषाणों के संबंध में सत्य है। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर नील नदी के मुहाने तक के पत्तनों तक जाती थी। नहीं भैया, नील नदी नहीं, सिंधु नदी होगा, नील नदी नहीं होगा। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। बिल्कुल बात है। सर्वाधिक शुद्ध सोने सिक्के जो है कुषाणों ने ही जारी करते। सर्वाधिक शुद्ध सिक्के, पहले सोने के सिक्के भी और सर्वाधिक इनके शुद्ध सिक्के थे, ठीक है। लेकिन गुप्तों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के, अगर सबसे ज्यादा सिक्के की बात की जाए तो मरणोत्तर काल में सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए जाते हैं। इसकी व्याख्या देखो। ए बी सी और डी सही है, परंतु सी गलत है। क्यों? क्योंकि लगभग 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का शासन था। तक्षशिला भी इनके राज्य का तक्षशिला था इनके राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक पहुंचती थी, ना कि नील नदी। फिर यहाँ से जहाजों का रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। कुषाण इस महाद्वीप में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले शासकों में से एक थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे। अगला है प्रश्न नंबर 8, कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको सही नहीं बताना है। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। बिल्कुल बात सत्य है। कनिष्क ने लगभग 1900 साल पहले शासन किया था। यह भी बात सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है नेक्स्ट ऑप्शन में। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। अरे नहीं भैया, अश्वघोष कनिष्क दरबार में ही रहते थे। इसका मतलब सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको गलत ही ऑप्शन बताना था, तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। बिल्कुल बात सत्य है भाई। रावय पाक अकाक, आप ध्यान देना भाई, रावय पाक अका अक, ठीक है। रासे राजगिरी, वासे वैशाली, पासे पाटिलपुत्र, कासे कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पर ये काशी, ये काशी कनिष्क चौथी बौद्ध संगीत है वो कनिष्क भैया दरबार में कश्मीर में हुई थी, कुन्नल, ठीक है। चल, कथन ए बी सी डी सही है परंतु सी गलत है। कुषाण ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध के जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। अगला है प्रश्न नंबर 9, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन है। अभी आपने इसके बारे में देखा भाई, कौन है भाई, जाएगा अश्वघोष ही तो थे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही आंसर। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष थे। ये कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। पार्श और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक तथा नागार्जुन जैसे विद्वान कनिष्क के दरबार में विद्वान थे। यानी पार्श और वसुमित्र और नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में आप लोग क्या आंसर देंगे। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई महायान का विकास हुआ।
इस नई बौद्ध धारा में आए नए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले मूर्तियां में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी, अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी। बिल्कुल बात सत्य है भैया। बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया, ये भी बात सत्य है। आपको सही कथन बताना था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका 10 का सी हो जाएगा सही आंसर। दोनों ही बातें सत्य दी गई हैं। व्याख्या देखो, दोनों कथन सही है। महायान धारा में प्रविष्ट मूर्ति निर्माण के बदलाव के तहत अब युद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। इस आस्था में परिवर्तन हुआ। अब ऐसा करने के बजाय महायानी लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान में भी फैल गई थी। प्रश्न नंबर 11, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। ठीक है, इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। दोनों बातें हमें सही हैं। दोनों बातें क्या है? सत्य हैं। अब बताना क्या है? उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो दोनों बातें क्या थी? सत्य थी भैया। अगला है उपर्युक्त दोनों क्या है? कथन सही है। बौद्ध धर्म का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और उसके अन्य भागों में भी हुआ। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म कहीं अधिक प्रचलित था, जो कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था। सॉरी, अगला है प्रश्न नंबर 12। देखो, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। आपको सही क्रम भी चुनना है। ठीक है, क्या हो जाएगा सही क्रम? तो पहले फायान आया था, इसके बाद ह्वेनसांग आया, फिर इत्सिंग आया है। कोई ऑप्शन में 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फायान हो जाएगा, इसके बाद ह्वेनसांग, इसके बाद इत्सिंग। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा भाई सही आंसर कालक्रम में। भारत की यात्रा पर फायान सबसे पहले 1600 वर्ष पूर्व आया। इसके बाद ह्वेनसांग यानी कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन शासनकाल में 1400 वर्ष पूरा आया था। इत्सिंग 7वीं ईसा पूर्व में आया था, यानी 50 वर्ष बाद आया। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे और भारत के बारे में कुछ उन्होंने लिखा भी। ठीक है, इत्सिंग भाई 7वीं ईस्वी में आया था। 7वीं ईसा पूर्व नहीं, 7वीं ईस्वी में आया था इत्सिंग। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न नंबर 13। विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त होती है? विष्णु के वराह रूप की मूर्ति आपको मध्य प्रदेश से, कहां से? मध्य प्रदेश से प्राप्त होती है भाई। सही, काफी जुकाम है मेरे को। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देखो। विष्णु के वराह रूप की मूर्ति एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था, जहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 14। भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको सही नहीं बताना है। भक्ति परंपरा के संदर्भ में, भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई है। भक्ति परंपरा की चर्चा भगवद गीता में की गई है। भक्ति मार्ग आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर देते थे। ठीक है, तो यही बात क्या है? गलत है भैया, कि आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर नहीं देते थे। भक्ति मार्ग मानते थे कि ये उनके आराध्य देवी या देवता मानव, सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में हो सकते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या गलत था। देवी देवताओं की पूजा का चलन मौर्योत्तर काल से शुरू हुआ है। उनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसी देवी देवताओं शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। इसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं को पवित्र और ग्रंथ भगवद गीता में की गई है।
भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ साथ पूजा करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर, चलिए आता इसका व्याख्या दी गई है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले को मानना था कि अगर आराध्य की सच्चे मन से पूजा किया जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। अतः इस विचार की स्वीकृति बढ़ने के साथ कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां बनाने लगे। भक्ति मार्ग के बढ़ते प्रभाव के काल में ही दक्षिण भारत में लगभग 14 साल पहले एक शिव भक्त अप्पार ने तमिल में शिव स्तुति की रचना की थी। यह शिव भक्त अप्पार का एक बड़ा भूस्वामी यानी कि बिल्लाल था, बड़े भूस्वामी को बिल्लाल कहते थे। अगला है प्रश्न नंबर 15, कथन ए और कारण वाला प्रश्न है। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। केरल के ईसाइयों को क्या सीरियाई ईसाई कहा जाता है? बिल्कुल बात सत्य है। केरल के ईसाई संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। पश्चिम एशिया से, यानी कि पश्चिम एशिया में भाई आपका सीरिया है ना, बताएं क्या हो जाएगा सही आंसर। नीचे दिए गए वो करके सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही है, और ए जो आर है एक से स्पष्टीकरण करता है यानी व्याख्या करता है। बी में क्या है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। और सी में क्या है, ए सही है परंतु आर गलत है, और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ जो रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उन्होंने स्वयं को संसार का उद्धारक बताया। ईसा मसीह के उपदेश धीरे धीरे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे, विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16 जो कि आज का लास्ट प्रश्न होगा भाई। सूची वन को सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। दक्षिणा पथ के स्वामी मुवेंदार है, अश्वघोष है, बोधिसत्व और स्वयं चांग यानी कि हुएन सांग, बताएं। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा भाई। अभी आपने पढ़ा कि दक्षिणा पथ के स्वामी को सातवाहन शासक को कहा जाता है। अब मुवेंदार कौन थे भाई? ये चोल, चेरा और पांड्या थे। ठीक है, और जो भैया हुएन सांग यानी कि स्वयं सांग ये आपका चीनी यात्री था। क्या था? चीनी यात्री था। अब बच्चे कौन कौन? अश्वघोष भैया बुद्ध चरित्र की रचना की थी, और बोधिसत्व हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म। ठीक, तो हो जाएगा भाई ए का 3 हो जाएगा, यानी कि ए का 3 हो जाएगा, और बी का 5 है, बी का 5 है, और सी का 1 है, सी का 1 है, और डी का हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बचेगा ई का हो जाएगा 4। 3 5 1 2 4, 3 5 1 2 4 देखिए किसमें है, 3 5 1 2 4, 3 5 1 2 4, यानी कि आपका नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई पढ़ेंगे। देखो ये दिया गया है, दक्षिणा पथ के स्वामी, सातवाहन शासक, मुवेंदार, चोल, चेरा और पांड्या, अश्वघोष, बुद्ध चरित्र, बोधिसत्व, महायान बौद्ध धर्म, स्वयं त्याग, चीनी यात्री। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है नए साम्राज्य और राज, चैप्टर नंबर 11, इसके बारे में अगले लेक्चर में। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।